हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ना सिर्फ ये हमारे चैप्टर का एक नया टॉपिक है, बल्कि ये होने वाला है हमारे चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक भी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया था। अब बस एक आखिरी टॉपिक रह गया है डिस्कस करने के लिए, जो हम करेंगे डिस्कस बिल्कुल आज के ही इस लेक्चर में। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, समझने की कोशिश करेंगे इस लॉ को भी। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाफट से हम अपने आज के सेशन की कहानी को शुरू कर ही लेते हैं। अच्छा, इससे पहले कि अपन इस लॉ के बारे में पढ़ें, बेटा आपको मोमेंटम तो याद होगा ही होगा, है ना। मैं पढ़ा चुकी हूँ और मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने वो वाला लेक्चर भी लगा लिया होगा, तो आप सभी को मोमेंटम के बारे में पता होगा। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बेटा, एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जब हम उस ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है, तो जो रिजल्ट निकल करके आता है वही क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। एक बार रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम एक ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो रिजल्ट निकल करके आता है वही कहलाता है क्या? ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। इतना सबको याद है? रिवाइज भी करवा दिया। आ जाओ फटाफट से, मैं यहां पर वो चीज लिख भी देती हूं। मोमेंटम को बेटा हम डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल पी से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? m इंटू वी। m स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट का मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट निकल करके आता है बेटा, वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कहलाता है। इतना सबको क्लियर है? ठीक है। अब अपन अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर आ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम ये लॉ हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? मतलब ठीक है, सिलेबस में है, क्लास 9th साइंस के फिजिक्स के सिलेबस में है, तो ठीक है पढ़ रहे हैं, पर मैम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम अप्लाई कहाँ करेंगे? मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लागू करना है? इसका रोल क्या है, कहाँ रोल है? मतलब ये सारे सवाल जो है तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें उसी सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखो बेटा, ऐसा है कि जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अब इंटरेक्शन का मतलब क्या है? बातचीत नहीं बेटा, यहाँ पर इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं, जब उनकी टक्कर हो जाती है ना, तो उसी को यहाँ पर हम इंटरेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं या आपस में टकराते हैं, अब आप बोलोगे कि मैम कौन से दो ऑब्जेक्ट्स? तो बेटा दो ऑब्जेक्ट्स गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, है ना, कि दो कार आपस में टकरा गई हैं, या एक ट्रक और एक कार दोनों आपस में ना उनकी टक्कर हो गई है, लाइक दैट। दो बॉल्स की भी आपस में टक्कर हो सकती है, दो मॉलिक्यूल्स की भी आपस में टक्कर हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब आपस में टकराते हैं, जब उनकी टक्कर होती है, तो वहां पर आप अप्लाई करते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अरे भाई, पहले सवाल का जवाब मिल गया ना कि कहाँ लगाएंगे इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को? तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टक्कर खा जाए, तो तुरंत क्या करना? वहां पर लगा देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इतना क्लियर हो गया? चलो, अब अगला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे बोलता क्या है? क्या बोलता है हमसे? आ जाओ एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेटा मान लो कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, बस मान लो कि हाँ मैम के पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब बेटा कोई ना कोई मास तो इनका होगा ना। मान लो कि इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है।
कोई ना कोई हो सकता है कि वेलोसिटी भी रही होगी। अरे मैं तो कहती हूँ वेलोसिटी जीरो ही क्यों ना हो यार, अरे कुछ ना कुछ तो होगी ना, जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, इतना स्ट्रेस क्यों लेना है तुम्हें, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u1। और आप जहां देखोगे कि मैम ये तो आपने u1 लिख दिया, इसका मतलब आप इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रही हो। एग्जैक्टली यहां पर मैं बात कर रही हूं बेटा इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? u1। आई बात समझ में? तो बेटा इसने कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं भाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है तो इसकी भी तो हो सकती है ना। कितनी है? तो मैंने बोला कि बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या, इनके बीच में टक्कर हो गई। भाई मुझे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम्हें समझाना है, और वो मैं तुम्हें तभी समझा पाऊंगी जब मैं दो चीजों की आपस में टक्कर करवाऊंगी। जब तक कि टक्कर नहीं होगी तब तक मजे नहीं आएगी, मतलब कि अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझ नहीं पाएंगे। टक्कर करवानी जरूरी है, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, उनके रिस्पेक्टिव मासेस यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, उनकी जो रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटीज थी वो भी यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियरली, ठीक है। बेटा ये u है, इसे कुछ और मत समझ लेना कि तुम बोलोगे कि मैम समझ नहीं आ रहा है। बेटा मेरी राइटिंग कभी कभी ऐसी फालतू टाइप की हो जाती है, ठीक है। चलो अब दिख रहा होगा, है ना। अच्छा एक काम करो ना, टक्कर तो अपन बाद में करवाएंगे, टक्कर अपन बाद में करवाएंगे। सबसे पहले तुम क्या करो, ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसका तुम मुझे मोमेंटम निकाल करके बताओ। निकालो, ये मत बोलना कि मैम नहीं आता। देखो ऊपर बेटा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है, ताकि तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो कि मैम याद ही नहीं आ रहा मोमेंटम का फॉर्मूला, तो निकाले क्या। फॉर्मूला क्या होता है बेटा मोमेंटम का? बड़ा आसान सा होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तुमसे मैंने क्या बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसका फटाफट से क्या करो, मुझे मोमेंटम जो है निकाल करके बताओ। तो तुम कैसे निकालोगे मैम ऑब्जेक्ट नंबर 1 का मोमेंटम? अरे मैं इसकी तो बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं पहले इसकी बात कर रही हूँ। पहले एक की तो बात करो, तब तो दूसरे पे आएंगे अपन, ठीक है। तो इसका मोमेंटम अपन कैसे निकालेंगे? इसका मास और इसकी वेलोसिटी। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखी है। अरे कोई सी भी लिखी हो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें वेलोसिटी तो दिख रही है ना, भले वो इनिशियल वाली क्यों ना हो, तुम वही उसी को जो है ना तुम फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या बड़ी बात है। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा? m1 इंटू u1, मास इंटू वेलोसिटी। कौन सी वाली? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब जो काम तुमने यहां किया है वही काम तुम यहां भी कर दो, मतलब कि अब तुमसे मैं बोल रही हूं कि बेटा फटाफट से क्या करो, जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है उसका निकालो मोमेंटम। कैसे निकालोगे? m2 इंटू u2। अरे बेटा मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई तो करना होता है, क्या बड़ी बात है। इसका मास कितना था? m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u2, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? m2 u2 आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, इतना कर चुके हो बेटा तो एक काम और कर लो ना, टोटल मोमेंटम निकाल लो। पहले वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाल लिया, दूसरे वाले का भी निकाल लिया, और अगर तुमसे मैं बोलूं कि बेटा टोटल निकाल करके बताओ मोमेंटम, कैसे निकालोगे? अरे ये p1 प्लस p2 कर दोगे, ठीक है, p1 प्लस p2 कर दोगे, बोले तो ऐड कर दो m1 u1 प्लस m2 u2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रही हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो पहले हमने ये वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाला, फिर इसका निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, सम कर दिया बेटा, सम आ गया, है ना। तो ये जो सम आया है ये क्या है? ये p1 प्लस p2, मतलब कि m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है बेटा? ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम। आप बोलोगे कि मैम टोटल मोमेंटम का तो मतलब समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के जो मोमेंटा थे, आप बोलोगे कि मैम मोमेंटा क्या होता है? बेटा
मोमेंटा प्लूरल वर्ड होता है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की बात करेंगे तो उसको अपन मोमेंटम बोलेंगे, यदि हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम्स की बात करेंगे तो उसको अपन मोमेंटा बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाला, फिर दूसरे वाले का मोमेंटम निकाला, और फिर इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटा को हमने ऐड कर दिया, सम आ गया। ठीक है, ये सम आ गया। तो ये है क्या बेटा, ये है टोटल मोमेंटम, लेकिन मैं इसको क्या बोल रही हूँ, टोटल इनिशियल मोमेंटम। आप बोलोगे कि मैम ये आपने टोटल मोमेंटम तो ठीक था, लेकिन आप इसको टोटल इनिशियल मोमेंटम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा अभी इनके बीच में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? इंटरेक्शन होने वाला है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर इनके बीच में बातचीत होगी क्या? नहीं, ये बेटा ये आपस में टकराने वाले हैं, टक्कर खाने वाले हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बेटा इनके बीच में होने वाला है, और होने के बाद क्या होगा वो बात की कहानी होगी। आई बात समझ में? मतलब वो फाइनल कहानी होगी, अभी तो कुछ टक्कर वक्कर हुई नहीं है, तो अपन इसको इनिशियल मोमेंटम बोल सकते हैं ना, टोटल इनिशियल मोमेंटम। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैं नीचे लिख दूं, टोटल इनिशियल मोमेंटम। लिखने दो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। ये आ गया टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चल अब एक काम करते हैं, बहुत हो गया। अब हम इन दोनों की आपस में टक्कर करवा देते हैं, लाइक दिस। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा था, ये यहां को जा रहा था। अरे यार, मान लो कि एक कार ऐसे आ रही है, दूसरी कार ऐसे आ रही है। दोनों ही कार्स के जो ड्राइवर्स हैं उनकी नींद लग गई थी, उनको झपकी आ गई थी, उनने नहीं देखा कि आगे कोई दूसरी सामने गाड़ी भी आ रही है। अरे टक्कर होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे कुछ यहाँ भी हुआ है बेटा। ये ऑब्जेक्ट सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये इस डायरेक्शन में कर रहा था, दोनों की आपस में टक्कर हो गई। ठीक है, ये देखो कोलिजन हो गया, कोलिजन। अब बेटा टकराने के बाद तुम्हें क्या लगता है ये ऐसे चिपक जाएंगे क्या? अरे अलग अलग भी तो होंगे ना, जाहिर सी बात है बेटा। मान लो कि एक इंसान जो है, कौन सा इंसान, चलो अपन एक वॉलेंटियर ले लेते हैं। एक लड़के का नाम है पिंटू। ठीक है, पिंटू अपनी गाड़ी से जा रहा था, ठीक है, पीछे से मिंटू आ गया अपनी गाड़ी लेकर के, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दोनों की गाड़ियों में टक्कर हो गई। तो टक्कर होने के बाद क्या होगा बेटा, मतलब जब टक्कर हुई तो चलो दोनों गाड़ियां ऐसे चिपक गई, ठीक है, लेकिन टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, अरे दोनों गाड़ियां अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? ऐसा तो नहीं कि फिर पिंटू और मिंटू की जो गाड़ी है वो चिपक करके जो है आगे बढ़ने लग जाएगी, कि पिंटू को जाना था कहाँ, आगरा, मिंटू को जाना था कहाँ, कहीं अहमदाबाद, गुजरात जगह। ठीक है, हुआ क्या, टक्कर खा गई। अब टक्कर खाने के बाद क्या हुआ, गाड़ी उनकी चिपक गई। अब दोनों गाड़ी कहाँ जाएंगी, या तो आगरा जाएंगी या गुजरात जाएंगी, ऐसा होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। जब तक टकराव चला तब तक गाड़ियां थोड़ी चिपकी हुई थी, पास पास थी, जहां टक्कर खत्म हुई बेटा अलग अलग हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ठीक है, तो कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए। ठीक है, अब आप मुझे जरा ये बताओ बेटा कि आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन था, ये बिफोर कोलिजन की कहानी थी, ये आफ्टर कोलिजन की कहानी है, कोलिजन के बाद वाली। ठीक है, तो अब जरा मुझे ये बताओ बेटा कि कोलिजन के बाद में तुम्हें क्या जो है डिफरेंस यहाँ पर दिखने वाला है इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 2, ये 1 2, ठीक है, इन दोनों में टक्कर हुई, टकराने के बाद में इनके बीच में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखने वाला है? क्या इनके मासेस बदलेंगे, कि पहले इसका मास m1 था, टक्कर हुई, टक्कर खाने के बाद इसका मास m3 हो गया, या अगर मैं स्पेसिफिक वैल्यूज की बात करूं तो टकराने के पहले इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2 किलो था, और टक्कर हुई तो 4 किलो हो गया। ऐसा होता है क्या? मान लो कि तुम ऐसे आ रहे हो, सामने से कोई तुम्हारा दूसरा दोस्त आ रहा है, तुम लोग दौड़ रहे हो और तुम्हें दौड़ते दौड़ते टक्कर हो गई, तो टकराने के पहले तुम्हारा मास कितना था, 50 केजी था, टकराने के बाद 100 केजी हो गया। ऐसा होगा क्या? नहीं बेटा, मास तो ऐसे चेंज होने नहीं वाला ना, मास चेंज नहीं होने वाला है। तो अभी भी इसका मास तो m1 ही रहेगा और इसका मास m2 ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, मासेस में कोई फर्क नहीं आने वाला, बस इतना समझ लो। लेकिन क्या वेलोसिटीज में बदलाव आएगा? ऑब्वियसली, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना, कि मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनिशियली वो अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ जो है वो चल रहे थे,
फिर आपस में उनकी टक्कर होगी, तो टकराने के बाद बेटा आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ना, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। हो सकता है कि वेलोसिटी बढ़ गई हो सकता है कि वेलोसिटी कम हो गई हो। ईदर केस वेलोसिटी तो चेंज होगी। आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे हम मान लें कि वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो कि मैं ऐसे चल रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसे चल रही हूँ, मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ, ठीक है, पीछे से किसी ने आकर के मुझे टक्कर मार दी, मैं बेटा इस डायरेक्शन में चल रही थी, पीछे से कोई मेरे ऊपर आकर के गिरा, मतलब मुझ पे उसने टक्कर मारी। टक्कर बेटा मारने का मतलब क्या है? अरे फोर्स लगाना दद्दू, जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि इंटरेक्शन हुआ, टक्कर हो गई, टक्कर लगाने का मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा देते हैं। वैसे भी अपन ने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो बदले में दूसरा वाला भी तो पहले वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा ना, इक्वल मैग्नीट्यूड का, बस डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है दोनों फोर्सेस की, है ना। तो यहां पर भी वही होने वाला है कि अगर मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में चल रही थी, पीछे से किसी ने मुझे आकर के टक्कर मार दी, मतलब कि मेरे ऊपर किसी ने फोर्स लगा दिया। बेटा फोर्स कहाँ लग रहा है? मेरे मोशन के डायरेक्शन के अलोंग ही लग रहा है। मैं जा रही हूं इस तरफ, फोर्स भी लग रहा है मेरे ऊपर इसी तरफ, तो क्या होगा? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? कि पहले मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ चल रही थी, टक्कर हुई, फोर्स लगा, तो अब मैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ चल दूंगी आगे। तो वेलोसिटी में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? इस बार क्या फर्क आया? बढ़ गई वेलोसिटी, ठीक है। इसका उल्टा ले लेती हूँ कि मैं ऐसे दौड़ रही थी, सामने से कोई और भी दौड़ता हुआ आ गया, टक्कर हो गई, तो बेटा इस टक्कर के बाद क्या होगा? क्या मैं उसी स्पीड के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ दौड़ती रहूंगी क्या, कि चाहे मेरे ऊपर आकर के पहाड़ क्यों ना गिर जाए, मैं तो रुकूंगी नहीं, मैं तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती रहूंगी? अरे नहीं यार, वेलोसिटी में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? इस केस में मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में जो मेरे ऊपर फोर्स लगा है बेटा, उसकी डायरेक्शन क्या थी? ऑपोजिट थी। किससे ऑपोजिट थी? तो मैं जिस डायरेक्शन में दौड़ रही थी उस डायरेक्शन, मतलब मेरे मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा मेरे ऊपर फोर्स लगा। भाई मैं तो इस डायरेक्शन में मोशन में थी, ठीक है, मेरे मोशन का डायरेक्शन क्या था? ये था। सामने से बंदा आकर के मुझसे टकरा गया, यानी कि उस बंदे ने मेरे ऊपर फोर्स कहाँ लगाया? इस डायरेक्शन में। मैं जा रही थी इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। तो बेटा जब मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वेलोसिटी कम होती है कि नहीं होती है? तो इस केस में क्या होगा? मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा देते हैं। एक्शन रिएक्शन वाले फोर्सेस जो ना वहां पर आकर के लगने लग जाते हैं, कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। अब क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में आकर के टकराते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा देते हैं, तो बेटा फोर्स के कारण क्या हो सकता है? दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटीज हैं, जो उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज हैं, वो चेंज होंगी। मास नहीं बदलेंगे, वेलोसिटीज चेंज होंगी। वेलोसिटीज बढ़ भी सकती हैं, वेलोसिटीज कम भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था और किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हुआ है। यदि मोशन के डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लग गया तो वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी, यदि मोशन के डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इधर केस बेटा वेलोसिटी तो बदलनी ही है। आगे बात समझ में कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक्शन रिएक्शन वाले, और उस चक्कर में वेलोसिटी में बदलाव आएगा। तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी हो गई v2। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर आपने u1 u2 लिया था, यहाँ पर आपने v1 v2 लिया, क्यों? क्योंकि बेटा ये टक्कर के पहले की कहानी थी, तो ये दोनों क्या हो गई थी? इनिशियल वेलोसिटीज हो गई थी। अब तो इनकी टक्कर हो चुकी है, तो टक्कर खाने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज हुई, आफ्टर कोलिजन टक्कर खाने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज हुई, उनको मैंने क्या नाम दे दिया? फाइनल वेलोसिटीज। तो ये हो गई इनकी इनिशियल वेलोसिटीज, ये हो गई इनकी फाइनल वेलोसिटीज, v1 एंड v2। आई बात समझ में? अब एक काम करो, जो तुमने काम यहाँ किया था ना वही काम यहाँ भी कर लो। क्या कर लो कि तुम जो है पहले वाला ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, तुम इसका मोमेंटम निकाल के बताओ। आप बोलोगे कि मैम मोमेंटम तो हमने इसका यहाँ भी निकाला था, तो बेटा ये तो इनिशियल मोमेंटम था ना। अरे मैंने माना कि तुमने ऑब्जेक्ट 1 का पहले भी मोमेंटम निकाला हुआ है ये, लेकिन ये तो इनिशियल मोमेंटम था। इनिशियल मोमेंटम बोले तो टक्कर के पहले वाला मोमेंटम। अरे टक्कर खाने के बाद वेलोसिटी बदली है ना, तो मोमेंटम भी तो बदलेगा ना बेटा। तुम ये तो नहीं बोल सकते हो कि जैसे कि मान लो कि मम्मी ने कहा था कि बेटा मेहमान आ रहे हैं, घर जो है थोड़ा सा समेट दो, है ना, बहुत बिखरा हुआ, थोड़ा सा इसको अरेंज कर दो। तो तुमने उस समय तो कर दिया अरेंज, क्यों? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि गेस्ट आ रहे हैं।
अब गेस्ट आते हैं बेटा, घर फिर से फैल जाता है, ठीक है, गेस्ट चले गए, फिर मम्मा ने बोला बेटा एक काम करो, फिर से जो है ना घर तुम थोड़ा सा अरेंज कर दो, फिर से फैल गया है, तो तुम मना कर दोगे कि मम्मी अब क्यों करें, एक बार कर चुके हैं, अब गेस्ट आए वो फिर से फैल गए तो हम क्या करें, अब हम नहीं करेंगे, अरे करना पड़ेगा यार। तो यहाँ पर भी वही केस है कि टक्कर खाने के बाद मोमेंटम में बेटा बदलाव तो आएगा ना भाई। मोमेंटम तो एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है बेटा, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, ये एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट के मास और एक उसकी वेलोसिटी पे। मास तो एज सच चेंज नहीं होने वाला, चेंज क्या होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो यदि वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम भी बदलेगा। और मैं यहाँ पर क्लियरली बोल रही हूँ कि इन दोनों के बीच में टक्कर हुई है, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाए हैं एक्शन रिएक्शन वाले, और उन फोर्सेस के कारण 100% इनकी वेलोसिटीज में बदलाव आए हैं। और लिखा भी हुआ है यहाँ पर देखो कि पहले इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 थी, अब क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटीज v1 v2 हो गई है। तो बेटा अगर वेलोसिटीज में बदलाव आए हैं तो फिर तो तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो अब अगर तुमसे मैं बोलूं कि फटाफट से क्या करो, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है इसका निकालो मोमेंटम, इसका निकालो मोमेंटम, कौन सा निकालोगे, फाइनल मोमेंटम। भाई अगर ये इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूं कि अगर ये इनिशियल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2 का, तो यहां पर अब कोलिजन के बाद जो हम निकालेंगे बेटा वो क्या होगा, इनके फाइनल मोमेंटा, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 का ये हो जाएगा बेटा फाइनल मोमेंटम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, m1 v1, मास इंटू वेलोसिटी, मास तो उतना ही है, वेलोसिटी क्या हो गई, u1 से v1 हो गई है। सिमिलरली अब आप क्या करो, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका भी निकाल लो, क्या, फाइनल मोमेंटम। फाइनल बेटा मोमेंटम की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इनिशियल मोमेंटम किसको बोल रहे हैं, कोलिजन के पहले वाला। फाइनल मोमेंटम किसको बोल रहे हैं, कोलिजन के बाद वाला, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसका मास कितना है m2, वेलोसिटी कितनी हो गई है v2, तो ये आ गए क्या, फाइनल मोमेंटा ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, अब जो तुमने, जैसा कि मैंने कहा ना, जो तुमने यहां किया था वही तुमको यहां भी करना है। तुमने यहां क्या किया था, तुमने यहां पर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के इनिशियल मोमेंटा को निकालने के बाद उनको ऐड कर दिया, तो तुमने सम निकाल दिया था। तो यहां पर भी तुमने वही करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो तुमने फाइनल मोमेंटा निकाले हैं उनको तुम्हें ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। भाई इसका फाइनल मोमेंटम प्लस इसका फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2। तो क्या बेटा मैं इसको टोटल फाइनल मोमेंटम नहीं लिख सकती, मैं इसको टोटल फाइनल मोमेंटम नहीं लिख सकती इस वाले को। भाई अगर ये हो गया क्या, टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो ये टोटल फाइनल मोमेंटम नहीं हो गया क्या। इनिशियल मोमेंटम मतलब कोलिजन के पहले वाला, फाइनल मोमेंटम मतलब क्या, कोलिजन के बाद वाला। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 का निकाला इनिशियल मोमेंटम, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 का निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना, m1 u1 प्लस m2 u2। फिर हमने क्या करा, कोलिजन के बाद निकाला इसका मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, फिर इसका भी निकाल लिया फाइनल मोमेंटम, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये सम क्या कहलाएगा, ये सम कहलाएगा बेटा टोटल फाइनल मोमेंटम। तो तुमको टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम, मैं इसको यहां से हटा देती हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो जरा आप मुझे बताओ बेटा कि तुम्हें टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि कोलिजन के पहले जो दो ऑब्जेक्ट्स थे उनके हमने इनिशियल मोमेंटा निकाल दिए, उनको ऐड कर दिया, तो वो सम क्या बन गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम। कोलिजन के बाद में मासेस में बदलाव नहीं आया बट 100% वेलोसिटीज में बदलाव आया, तो फिर हमने दोबारा से क्या करे, दोनों ऑब्जेक्ट्स के फाइनल मोमेंटम निकाल लिए, फिर उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के फाइनल मोमेंटा को हमने ऐड कर दिया, तो जो सम आया वो क्या कहलाया गया, टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब सवाल तो तुम्हारा ये था कि मैम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता क्या है। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है क्या बोलता है, कि तुम यहां पर लिखो टोटल इनिशियल मोमेंटम, यहां पर लिखो टोटल फाइनल मोमेंटम, और इनके बीच में तुम लगा दो इज इक्वल्स टू का साइन। ये आप बोलोगे कि मैम ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, रुको एक बार इसको मैं ठीक से बना देती हूँ फिर तुमसे बात करती हूँ।
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है क्या बोलता है? वो यही बोलता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के। m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 के। आप बोलोगे कि मैम ये क्या हुआ? ऐसा लगा कि अभी अभी हमने डेरिवेशन किया। डेरिवेशन तो बेटा अभी तक हमने किया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ तुमको मैंने ये समझाया कि भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुमसे बोलता क्या है। बोलता यही है। शब्दों में, आसान शब्दों में समझाती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे ये बोलता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, बोले तो कोलिजन होता है, तो कोलिजन के पहले वाला जो टोटल मोमेंटम होता है वो बराबर हो जाता है कोलिजन के बाद वाले टोटल मोमेंटम के। भाई कोलिजन के पहले कोई ना कोई तो टोटल मोमेंटम रहा होगा ना, जिसको अपन टोटल इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं। तो वो टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर हो जाता है कोलिजन के बाद वाले टोटल मोमेंटम के। कोलिजन के बाद वाला जो टोटल मोमेंटम है बेटा वो क्या कहलाता है? टोटल फाइनल मोमेंटम। तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इतना ही बोलता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो इस कोलिजन के दौरान मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है। जैसे अपन चलो अभी तो अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं पढ़ा है। तुम लोगों ने पता नहीं 8th में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। जब अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर वगैरह के ऊपर, वहां पर तुमको मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी समझाऊंगी। ठीक है, अभी तो तुम चलो ठीक है मोमेंटम के ऊपर ही बात कर लो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या बोलता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के दौरान, इनफैक्ट बाद में भी, जो मोमेंटा होते हैं बेटा वो कंजर्व्ड रहते हैं। जितना टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले होता है, जितना टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले होता है, उतना ही टोटल मोमेंटम आपको कोलिजन के बाद भी देखने को मिलेगा। ये मत समझना कि भैया अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में आकर के टकरा जाते हैं तो टकराने के बाद जो उनके टोटल मोमेंटा है उनमें कोई फर्क आ जाएगा। नहीं, जो टोटल मोमेंटम इनिशियल के कोलिजन के पहले था उतना ही टोटल मोमेंटम तुमको कब मिलेगा? कोलिजन के बाद में भी मिलेगा। आई बात समझ में? मैं तुमको इसका स्टेटमेंट पढ़ा दूं तो शायद तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाए। According to the law of conservation of momentum, when two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant या conserved, provided no external forces are acting. कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगने चाहिए, बस ये है कि हाँ दो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, बदले में ये भी लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, और कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो जो उनके मोमेंटम होते हैं बेटा वो क्या रहेंगे? कंजर्व्ड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। The law of conservation of momentum means that whenever one body gains momentum, then some other body must lose unequal amount of momentum. कि अगर इंटरेक्शन के दौरान एक बॉडी मोमेंटम गेन करती है तो दूसरी बॉडी मोमेंटम लूज करेगी, तब जा करके उनके जो टोटल मोमेंटम होंगे बिफोर एंड आफ्टर वाले वो बराबर बराबर होंगे। This law also be stated as momentum is never created nor be destroyed. मोमेंटम को आप कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, वो कांस्टेंट ही रहेगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई बात समझ में कि नहीं आई? तुम्हें इतना पल्ले पड़ गया ना कि चाहे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के पहले जो उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन मोमेंटम में। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटा कि मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा, मेरी बात सुनो बेटा। तुम ये मत सोचना कि मैम अगर आप बोल रहे हो कि कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्व रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि मोमेंटम चेंज नहीं होंगे। बेटा ऑफ कोर्स चेंज होंगे मोमेंटम। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बोला तो कि दो आपस में ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, तो फोर्सेस के कारण क्या होगा? वेलोसिटीज में बदलाव तो आएंगे ना बेटा। आप खुद देखो ना, वेलोसिटी पहले u1 u2 थी, फिर कितनी हो गई? v1 v2 हो गई। तो कोलिजन के दौरान वेलोसिटीज चेंज होंगी तो 100% बेटा मोमेंटम भी चेंज होंगे। लेकिन जो टोटल की अगर हम बात करें, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, ये बराबर बराबर रहेंगे, ये इक्वल रहेंगे, ये चेंज नहीं हो। आई बात समझ में? मैं ये नहीं बोलूंगी कि बेटा एक जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो नहीं बदलेगा, चाहे वो कितना भी टकरा जाए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, उसका मोमेंटम नहीं बदलेगा। अरे यार बदलेगा, अगर उसकी वेलोसिटी बदलेगी
और जाहिर सी बात है अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी तो उसकी बदलनी ही है, तो मोमेंटम भी बदलना है आफ्टर कोलिजन। लेकिन जो टोटल मोमेंटा की यहां पर बात हो रही ना बेटा, वो सेम रहेगा, वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, स्टेटमेंट तुमको समझ में आ गया, लॉ अप्लाई कहां करना है वो तुम्हें समझ में आ गया। अब यहां पर जो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो तुम्हारे सामने ये फॉर्मूला लिखा है ना, हमें ये डिराइव करना है, ये डिराइव करना है बेटा। अभी हमें ये तो बस तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन यहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो प्रोसीजर तो अभी तुमको मुझे बताना है। आ जाओ बताती हूं। एक बार फिर से यहां पर हम लेंगे बेटा दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसका मास है m1, इसका मास है m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी है u2। ठीक है, इनकी हो गई टक्कर, इनकी हो गई टक्कर। मान लो कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, ये इस डायरेक्शन में चल रहा था, टक्कर हो गई। ये देखो कुछ इस तरीके से बेटा इनकी, ओहो m2 की लिख दिया, 2 होना चाहिए। ठीक है, इनकी ऐसे टक्कर हो गया। टकराने के बाद वही वाली बातें बेटा अलग अलग भी हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अलग ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये भी हो गया अलग ऑब्जेक्ट नंबर 2। मासेस में कोई फर्क आएगा क्या? तुमको पता नहीं, मासेस में कोई फर्क नहीं आएगा, अभी भी इसका m1 और इसका m2 ही रहेगा। लेकिन हाँ वेलोसिटीज में फर्क आएगा। भाई वही वाली बात है ना कि अगर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में यदि फोर्स लग जाए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी कम होगी। इधर केस वेलोसिटी का तो बदलना कंफर्म है। तो मान लो कि अब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है v1 और इसकी हो गई है v2। ठीक है, अब जैसा कि अपन ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा वाला भी पहले वाले के ऊपर फोर्स लगाता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लो कि जब ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2 आपस में टकराए, ठीक है, जब इनका कोलिजन हुआ, जब इनका बेटा कोलिजन हुआ, यहां देखो, जब इनका कोलिजन हुआ तो पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया। अरे बेटा टक्कर, देखो ऐसा है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएं और टकराने के दौरान फोर्सेस वो ना लगाएं तो बेटा टक्कर का कुछ क्या बोलते हैं इफेक्ट आपको फील ही नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि आप ऐसे चल रहे हो, पीछे से आकर के आपको किसी ने टक्कर मार दी, तो आप बोलोगे कि मैम मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अरे कहो दुख नहीं लगे, है ना, लग जाए, जोर से लग जाए। मैं आपसे बोलूं कि बेटा क्यों, टक्कर ही तो मारी थी, क्या बड़ी बात है, तुम्हें लग क्यों गई? तो तुम बोलोगे कि मैम जब कोई आकर के टकराता है ना तो वो फोर्स लगाता है हमारे ऊपर और बदले में तुम भी लगाते हो उसके ऊपर, जो तुमको फील नहीं होता, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर फोर्स आके लगाए वो तुम्हें जरूर फील हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराए तो मान लो कि पहले वाले ने दूसरे वाले के दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? F12। अब आप बोलोगे कि मैम ये कोड लैंग्वेज में आपने क्यों लिख दिया है फोर्स? बेटा कोड लैंग्वेज में नहीं लिखा है, यहाँ पर F12 का मतलब क्या है कि ये वो वाला फोर्स है जो पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। कितना लगाया है? F12, है ना। मान लो कि ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा एक्शन फोर्स जो लगाया है पहले वाले ने दूसरे वाले के ऊपर, कितना? F12। तो बेटा ये बताओ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो ये चुप रहेगा क्या? नहीं, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। कितना लगा देगा? जितना कि पहले वाले ने इसके ऊपर लगाया था। कितना लगाया था? F लगाया था कि नहीं लगाया था? लेकिन अब इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? F21। ये F21 का मतलब क्या है बेटा? F21 का मतलब ये है कि ये वो वाला फोर्स है जो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। सेम मैग्नीट्यूड के बेटा यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं, इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको अपन बोल देंगे रिएक्शन फोर्स। ठीक है, बट क्योंकि फोर्सेस यहाँ पर जो लग रहा है उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो बेटा यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि मैम यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया, हम तो ऑफेंड हो गए? बेटा ऑफेंड होने की बात नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए, आना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। अगर ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो बदले में ये इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा।
एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बराबर होते हैं इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप फोर्स के एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये F1, F12 और F21 का मतलब समझ में आ गया। चलो, तो यहां से हमको एक चीज मिल गई, क्या? F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21 मिल गई। चलो, अब एक काम करो, इन फोर्सेस की वैल्यू रख दो, इन फोर्सेस की आप वैल्यू रख दो। अब आप बोलोगे कि मैम फोर्सेस की वैल्यू कैसे रखते हैं? अरे याद करो ना, याद करो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अपन ने क्या पढ़ा था? F इज इक्वल्स टू ma। मैंने क्या बोला तुम्हें, यहां से इतना, ये तुम्हें एक क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन मिल गया ना इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन में फोर्सेस की वैल्यू लिख देनी है। आप बोलोगे कि मैम फोर्सेस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, फोर्सेस की वैल्यू कैसे लिखेंगे? अरे आसान है ना, आसान है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमको क्या बताया था? फोर्स का फॉर्मूला बताया था ना कि F इज इक्वल्स टू ma। तो बस तुम्हें यहां पर वही रखना है। आप बोलोगे कि मैम एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, क्या तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं पता? एक्सेलरेशन का क्या तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता? क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी को बदलने जो टाइम लगा है उसको आप कहाँ रख देते हो? डिनोमिनेटर में रख देते हो, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो हमें एक फोर्स का फॉर्मूला मिला है F इज इक्वल्स टू ma, बेटा यहाँ पर हमें उसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन एज सच यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, लेकिन तुमको सारी वेलोसिटीज तो गिवन है ना, कि पहले इसकी u1 थी, फिर कितनी हो गई? v1 हो गई। पहले इसकी u2 थी, फिर कितनी हो गई? v2 हो गई। ये सब तुमको गिवन है ना। तो अगर वेलोसिटीज में जो बदलाव आ रहे हैं तुमको वो दिया हुआ है, और वेलोसिटीज को बदलने में जो टाइम लग रहा है अगर तुम्हें वो दिया हुआ है, तो बेटा फिर तुम्हारे लिए एक्सेलरेशन निकालना कौन से मतलब मुश्किल की बात है? तुम आसानी से निकाल सकते हो। आ जाओ निकालते हैं। सबसे पहले अपन ये F12 की वैल्यू रख देते हैं। बेटा ये F12 का मतलब क्या है? ये वाला फोर्स है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। F12 का मतलब ये है कि ये वो वाला फोर्स है जो पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। किसके ऊपर लगाया है? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। तो बेटा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तुमको यहां पर उसी का मास लिखना पड़ेगा। भाई आप बोलोगे कि मैम यहां पर तो आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लिख के रखा हुआ है, मतलब आप यहाँ पर पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट दोनों की ही बात कर रहे हो। हम किसका मास लिखे? तो बेटा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, अरे भाई उसी का मास लिखोगे ना, क्योंकि उसी के ऊपर तो क्या होगा? उसी की तो वेलोसिटी बदलेगी, उसी की तो वेलोसिटी बदलेगी, उसी के मोशन में तो एक्सेलरेशन आएगा ना, लाइक दैट। तो यहां पर आप क्या रखोगे? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का एक काम करते हैं, यहां पर मैं अलग से लिख देती हूँ। चलो यहां देखो, यहां पर आप क्या करोगे? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, इसका आप मास लिखोगे। कितना मास है इसका? इसका मास है m2। तो यहां पर मैंने लिख दिया m2, और इसके मोशन में जो एक्सेलरेशन आया उसको मैंने क्या लिख दिया? a2। 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहां पर मैंने लिखा ही है ना कि इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो इसका मास भी हो जाएगा m2 और उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? a2, ठीक है। अब वही वाली बात है कि मैम इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो बेटा तुम्हें इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज तो पता है ना। कितनी है इनिशियल वेलोसिटीज की? u2। फाइनल कितनी है? v2 है। और वेलोसिटी को बदलने में टाइम कितना लगा है? मान लो कि वेलोसिटी को बदलने में, यहां पर मैं लिख देती हूँ, टाइम लगा है t। सिमिलरली पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है u1 से जो v1 हुई है, इसको भी बदलने में टाइम कितना लगा है? t लगा है। तो मेरे हिसाब से अब तो तुम्हारे लिए ये सवाल आसान हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बताओ यहाँ पर a2 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? तो F12 इज इक्वल्स टू m2। a2 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v2। इनिशियल कितनी है? u2। टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में? t। तो तुम्हारे पास ये F12 की वैल्यू आ गई। लिख दूं मैं यहां पर? लिख दूं? बताओ जल्दी बताओ, लिख दूं? क्या लिखूं? m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 बाय t। इतना समझ में आया? चलो अब यहां पर बेटा ये नेगेटिव साइन को भूल मत जाना, ये नेगेटिव साइन अभी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब अपन इसी तरीके से क्या करेंगे? ये F21 की भी वैल्यू निकालेंगे। F21 बेटा क्या है? F21 वो वाला फोर्स है जो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। तो इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे?
ये कौन सा फोर्स है बेटा? जो इसने लगाया है इसके ऊपर, पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जाहिर सी बात है पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है बेटा, तो उसी का क्या होगा? एक्सेलरेशन, उसी के मोशन में एक्सेलरेशन आएगा। तो जिसके ऊपर फोर्स लगा है तुम यहाँ पर उसी का मास लिखोगे। किसके ऊपर फोर्स लगा है? पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मास किसका लिखोगे? पहले वाले का। कितना मास है उसका? m1। और एक्सेलरेशन भी उसी का लिखोगे। कितना लिखोगे? a1। अब वही समस्या, मैम a1 नहीं पता, कोई बात नहीं, तुम्हें उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है ना, कितना टाइम लगा है वेलोसिटी को बदलने में, वो भी लिखा हुआ है। तो लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला। तो F21 इज इक्वल्स टू m1। a1 की जगह पर अपन क्या लिख देंगे बेटा? कितनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी? v1 माइनस कितनी इनिशियल वेलोसिटी है? ut, और टाइम कितना लगा? t। तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो दूसरे वाले पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा है उसकी वैल्यू आ गई है। तो अब तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा। और ये नेगेटिव साइन को भूलना नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, ये नेगेटिव साइन को भूलना नहीं है। कैसे लिख देंगे यहाँ पर? m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 ब्रैकेट फिर से बंद बाय टाइम टेकन। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जो पूरा एक्सप्रेशन है वो डेराइव करके बताओ। तो इसीलिए डेरिवेशन सिखा रही हूँ, ठीक है? एकदम स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेस ऐसे हैं, इनिशियल वेलोसिटीज ऐसी हैं, टक्कर हो गई, वेलोसिटीज बदल गई, टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में? t टाइम लग गया है, ठीक है? फिर अपन ने क्या करा भाई? दोनों के जब बीच में टक्कर हुई है तो इसने लगाया एक्शन फोर्स, इसने लगाया रिएक्शन फोर्स। कितना कितना लगा? इसने लगाया इसके ऊपर F12, इसने इसके ऊपर लगाया F21, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। फिर अपन ने क्या करा? ये F21 और 2F1 की अपन ने वैल्यू निकाल ली यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब हमें क्या करना है बेटा? इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं बेटा। एक बार मैं लिख लूं फिर मैं आपको बताती हूं। यही है एक्सप्रेशन, कुछ भूल तो नहीं रही हूं मैं? हाँ जी, ठीक है, यही था ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? यही लिखा था। चलो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? मैं इसको ऐसे t से t को काट सकती हूँ, कोई दिक्कत तुम्हें? अरे अगर मैंने t को t से काट दिया, क्योंकि भाई LHS और RHS में जो टाइम लिखा हुआ है वो तो सेम है ना, तो मैं टाइम को टाइम से काट सकती हूँ, काट दिया। अब इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट खोलो। अगर तुम ये वाला ब्रैकेट खोलोगे तो m2 जाकर के v2 से भी मल्टीप्लाई होगा और u2 से भी मल्टीप्लाई होगा। भाई बेसिक मैथ्स है ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा और इससे आके मल्टीप्लाई होगा, दोनों से आके मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? m2v2 हो जाएगा, माइनस ये जाकर के इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? m2u2। ब्रैकेट खोलेंगे तो m2 जाकर के दोनों से मल्टीप्लाई ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? m2v2 माइनस m2u2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन बेटा अभी भी है, इसको हटाना नहीं है, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? ब्रैकेट के अंदर जो एक और ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट खोलेगा तो ये m1 जाकर के दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बनेगा? m1v1 बनेगा माइनस m1u1 बनेगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन अभी भी नेगेटिव साइन बना हुआ है, अभी इसको हटाया नहीं गया, ठीक है? अंदर वाला ब्रैकेट खुल गया तो ये जाकर के दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? m1v1 माइनस m1u1 बन जाएगा, ठीक है? अब एक काम करो बेटा, ये जो ये वाला ब्रैकेट है ना, इसको भी तुम हटा दो। पहले ये वाला टर्म लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड वाला, m2v2 माइनस m2u2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करो? ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी हटा दो, तो ये जो नेगेटिव साइन बाहर है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे बेटा तो ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस m1v1 हो जाएगा। और अगर आपने ब्रैकेट हटा ही दिया है बेटा तो अब क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस m1u1। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ नहीं बेटा, मैं बस इस फोर्स वाले टर्म को क्या कर रही हूँ, एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व भी क्या, बस ब्रैकेट हटा हटा करके मल्टीप्लाई कर रही हूँ। पहले t को t से काट दिया, फिर ये ब्रैकेट हटा तो ये दोनों इससे आगे मल्टीप्लाई, ये m2 जाकर के दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, फिर अंदर वाला ब्रैकेट खोला तो m1 जाकर के दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर हमने क्या करा? ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको भी खोल दिया, तो अब तुमको पता है कि नेगेटिव साइन का क्या होने वाला है, ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा
और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा, प्लस m1u1 हो गया। अब एक काम करो, अब यहां पर तुमको जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी यहां पर तुमको नेगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं, यहां पर जितने भी तुमको नेगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं उनको तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। अब आप बोलोगे कि मैम नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा बेसिक मैथ्स है। मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो अगर वो कूद करके राइट साइड में आ गया तो वो पॉजिटिव नहीं हो जाता। बेसिक मैथ्स ऐसी होती है ना, मान लो कोई टर्म नेगेटिव है राइट हैंड साइड में, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो वो पॉजिटिव नहीं हो जाता। तो यहां पर भी वही करना है, ठीक है, यहां पर भी वही करना है। या फिर एक और काम कर सकते हो तुम, ये जो भी टर्म्स है ना जहां पर v दिया हुआ है उनको तुम साथ ले आओ। देखो जैसे कि यहाँ पर m2v2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है m1v1, तो ये जो v वाले टर्म्स हैं इनको तुम साथ में ले आओ, यानी कि तुम ये m1v1 को कहाँ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। सिमिलरली जो u वाले टर्म्स हैं उनको तुम साथ में ले आओ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में m2u2 है, राइट हैंड साइड में m1u1 है, तो एक काम करो ना, ये m2u2 को भी तुम राइट हैंड साइड में ले आओ, v वाले टर्म्स को साथ में रखो और जो u वाले टर्म्स है उनको तुम साथ में रखो, ठीक है। तो यहाँ पर m2v2 तो पहले से है, अब क्या होने वाला है, m1v1 भी यहाँ आने वाला है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। तो बेटा जब कोई राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो उसका साइन भी तो चेंज होगा ना। राइट हैंड साइड में साइन क्या था, नेगेटिव, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव m1v1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर m1u1 तो पहले से ही है, m1u1 तो पहले से ही है, ये m2u2 भी यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि m2u2 हो जाएगा, m2u2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या करा, v वाले टर्म्स एक साथ कर दिए और u वाले टर्म्स हमने एक साथ कर दिए। अब एक काम करो ना, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको थोड़ा सा घुमा के भी लिख सकते हो। घुमा के मतलब क्या, m1u1 और m2u2 को यहाँ ले जाओ, m2v2 और m1v1 को यहाँ ले आओ, मतलब थोड़ा सा अपन ने और रीअरेंज कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे कि पेन ऐसा है, आपने पलट करके उसको ऐसा रख दिया, इन वाले टर्म्स को यहाँ ले आओ, इन वालों को यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू, इस पूरे को आप यहाँ ले आए तो इस पूरे को वहां ले जाओ, कितना हो जाएगा ये m1v1 प्लस m2v2, ये वाले टर्म को यहाँ ले आए, इन सबको यहाँ ले आए, तो बेटा ये आ गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्सप्रेशन। यही था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्सप्रेशन, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो बेटा यही तो मैंने किया है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम के। आई होप ये सब तुमको क्लियर हुआ होगा। स्टार्टिंग इसकी बहुत ही बेसिक से हमने करी थी बेटा, दो ऑब्जेक्ट्स लिए थे, आपस में टकरा गए थे, टकराने के पहले क्या मास था, क्या वेलोसिटी थी, टकराने के बाद क्या मास हुए, क्या वेलोसिटी हुई, टाइम कितना लगा वेलोसिटी को बदलने में, सब कुछ लिख दिया। फिर हमको थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद रहा न्यूटन का कि भाई दो टकराए हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच में फोर्सेस लगे होंगे एक्शन रिएक्शन वाले, इसने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया F21, इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया F21, बराबर बराबर लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट, एक्शन रिएक्शन हो गए। फिर हमने क्या करा बेटा, इन्हीं फोर्सेस की हमने वैल्यूज रख दी, कैसे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए। तो इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू कितनी आ गई, m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 बाय टाइम टेकन, इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू कितनी आ गई, m1 v1 माइनस u1 बाय t, दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ रख दिया। ये नेगेटिव साइन को बेटा भूलना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ ध्यान रखना। फिर कुछ नहीं बेटा, इसी पूरे एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया, तो इसके बाद में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। फिर हमने क्या करा, जो v वाले टर्म्स थे उनको एक तरफ कर दिया, जो u वाले टर्म्स थे उनको एक तरफ कर दिया, फिर थोड़ा सा और रीअरेंज कर दिया, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के, हेंस प्रूव्ड। ओके चलो, अब यहाँ पर बेटा ये वही सारी बातें हैं जो तुमको मैंने समझा दी। बच्चों को लगता है कि मैम आपने स्लाइड्स नहीं पढ़वाई, बेटा जो स्लाइड्स में लिखा होता है ना वही सब चीजें मैं तुमको पढ़ाती हूँ,
खुद लिख करके। तो तुमको लगता है कि मैम ने स्लाइड नहीं पढ़वाई है बेटा, स्लाइड में भी वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको खुद सॉल्व करके बताया है। बस यहाँ पर जो है ट्रक और कार ले लिया गया है। मैं दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही थी, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2। यहाँ पर जो है ट्रक और क्या बोलते हैं कार का जो है एग्जाम्पल ले लिया, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई कर दिया गया है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब बेटा कुछ सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 सवाल हैं आज के सेशन में, तो मैं आपको 3 ही सवाल करवाऊंगी फटाफट से। मतलब वो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग तो होता ही है एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम वो आप बोल सकते हो कि स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग भी होता है, सिंपल भी होता है, एट द सेम टाइम आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा वो भी होता है, क्या, स्कोरिंग भी होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम अगर इसके ऊपर मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो फिर फॉर्मूला क्या लगता है? भाई अगर न्यूमेरिकल बन रहे हैं तो कोई ना कोई तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? अरे जो तुमने यहाँ पर पढ़ा है ना, ये जो अभी तुमको मैंने डिराइव करके बताया है, कहाँ गया, यही फॉर्मूला लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो याद कर लो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, चलो अब अपन जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं वो लगा लेते हैं। ठीक है, A bullet of mass 100 grams is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun. ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि जब अपन एक गन से बुलेट को फायर करते हैं तो जो गन है वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है, और उस फोर्स के कारण क्या होता है, बुलेट शूइंग करके निकल जाती है। लेकिन बदले में जो बुलेट है वो भी तो गन के ऊपर क्या करती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है ना, जिसके कारण जो गन है वो भी कई हद तक पीछे की तरफ मूव करती है, जिसको अपन गन की रिकॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब वो तो क्या है, देखो बुलेट का मास कम होता है, इसीलिए बुलेट का मास कम होता है एज कंपेयर टू गन, इसीलिए उसके ऊपर जो फोर्स लगाती है गन, उस फोर्स के कारण उसके मोशन में एक्सेलरेशन ज्यादा आ जाता है, इसलिए वो शूइंग करके निकल जाती है। गन का मास ज्यादा है, बुलेट ने भी उसके ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स लगाया है, बट क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसके मोशन में एक्सेलरेशन कम आता है गन के मोशन में। तो गन पीछे तो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पीछे जाकर के फेंक ही जाएगी, पीछे जाएगी, उसको अपन गन की रिकॉइलिंग बोलते हैं, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं जाती है। ठीक है ना, रुक जाती है। तो सवाल ये है कि जब गन पीछे जाएगी, जब बुलेट आगे निकलेगी और जब गन पीछे जाएगी, रिकॉइल करेगी, तो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हें ये निकालनी है। तो एक काम करते हैं ना, अपन सबसे पहले वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है अपन वो लिख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, मान लो कि जो बुलेट है इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, वो तुमको मैं सिखा रही हूं। बुलेट का मास अपन मान लेते हैं m1, ठीक है, गन का मास अपन मान लेते हैं m2, ठीक है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी अपन मान लेते हैं u1, गन की मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u2, बुलेट की फाइनल जो वेलोसिटी है वो अपन मान लेते हैं v1, और गन की मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v2। मैंने क्या बोला, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा हुआ ना m1 ये सब यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि m1 क्या है, बुलेट का मास, u1 क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, v1 क्या है, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी, m2 क्या है, गन का मास, u2 क्या है, गन की इनिशियल वेलोसिटी, v2 क्या है, गन की फाइनल वेलोसिटी। अब तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो निकालना है, मतलब कि तुम्हें v2 निकालना है, तुम्हें गन की फाइनल जो वेलोसिटी है वो निकालनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपन ये सारी जो बेटा वैल्यूज हैं, मतलब ये जितने भी यहाँ पर तुमको m1 u1 दिख रहा है ना, इन सब की अपन यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, m1 क्या है, बुलेट का मास कितना दिया हुआ है सवाल में, 100 ग्राम, लेकिन हमें केजी में रखना होता है ना, तो 100/1000 कर दो, 100/1000 कर दो। भाई ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ही तो डिवाइड करते हैं ना,
तो तुम्हारा मास मतलब जो बुलेट है उसका मास कितना आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, इनटू u1। u1 क्या है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी। तो हम खुद बताओ, जब तक कि गन का ट्रिगर नहीं दबा है तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। भाई ट्रिगर दबा तो वेलोसिटी से निकल गई बुलेट, लेकिन जब तक ट्रिगर नहीं दबा तब तक बुलेट की वेलोसिटी क्या थी। आप बोलोगे कि मैम ट्रिगर के दबाने से पहले तो बुलेट रेस्ट पे थी, वो तो बाद में आई ना, जब उसके ऊपर फोर्स लगा तब वो मोशन में आई है। एग्जैक्टली यानी कि ट्रिगर दबाने के पहले इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या थी, 0 थी। तो यहाँ पर u1 में 0 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। आप बोलोगे मैम अगर u1 0 लिख दिया तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। अरे हो जाने दो ना, तुमको मैंने क्या कहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है। तुमको क्या मतलब है, तुमको सिर्फ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी से मतलब होना चाहिए, चाहे वो 0 हो चाहे वो नॉन 0 हो, ठीक है। प्लस अब m2 क्या है, मास ऑफ गन, कितना दिया हुआ है सवाल में 6 kg, वो लिख दो, इनटू u2 क्या है, गन की इनिशियल वेलोसिटी। बेटा गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ट्रिगर दबाने के पहले अगर बुलेट रेस्ट पे थी, अरे तो गन भी तो रेस्ट पे थी ना, मतलब कि गन की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है। तो यहाँ पर भी क्या लिख दो, 0 लिख दो। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ये मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा ही 0 हो जाएगा। अरे होने दो ना बेटा, तुम्हें क्या करना है, तुम तो बस वैल्यूज पुट करो और कुछ नहीं। चलो अब जो है वो ट्रिगर दब गया, ठीक है। तो m1 क्या है, m1 बुलेट का मास है, कितना है, वही 100/1000 kg, ठीक है। जब ट्रिगर दबा है ना, जब ट्रिगर दबा तो फिर जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो सवाल में दी हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 300 मीटर पर सेकेंड। प्लस जब बुलेट निकली तो जाहिर सी बात है बेटा, गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया तब वो निकली, तो बुलेट भी क्या करेगी, गन के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो m2 यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, गन का मास कितना दिया हुआ है सवाल में 6 kg, और जिस वेलोसिटी से गन रिकॉइल करेगी है ना, v2 वेलोसिटी, वही तो आपको निकालनी है। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि मैम कौन सी वेलोसिटी निकालनी है। ये रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब यही है कि जब बुलेट और गन के बीच में इंटरेक्शन होता है, गन फोर्स लगाती है बुलेट के ऊपर, पलट करके बुलेट भी लगाती है फोर्स गन के ऊपर, तो उस फोर्स के कारण जो उसके मोशन में एक्सेलरेशन आता है, जो गन पीछे जाती है, जिस वेलोसिटी के साथ वो रिकॉइल करती है, वो वेलोसिटी ही कहलाती है रिकॉइल वेलोसिटी, एंड इन दैट केस इट इज v2 जो हमें निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब सॉल्व करना है। भाई यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब कि आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये तो पूरा 0 ही होने वाला है, ठीक है ना, ये तो पूरा LHS आपका 0 होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 0। अब RHS में देखो क्या क्या है, 10 × 1000 × 300 प्लस 6v2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, नीचे के 2 0 इससे कट जाएंगे, नीचे का 1 0 इससे कट जाएगा, बचेगा कितना, 0 = 3 प्लस 6v2। अब एक काम करो बेटा, 3 को यहाँ ले आओ, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा तो -3 हो जाएगा, -3 = 6v2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6v2 = -3, पलट के लिख दिया। अब v2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, -3/6 कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। -1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, -0.5 मीटर पर सेकेंड। अरे 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 ना, तो ये v2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -0.5 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे कि मैम वेलोसिटी नेगेटिव में क्यों आ रही है, बेटा ये रिकॉइल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के साथ जो गन है वो आगे नहीं, वो पीछे की तरफ जर्क लेगी। ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है ना वेलोसिटी में, इसका मतलब ही क्या है कि ये रिकॉइल वेलोसिटी है। आई बात समझ में, तो कितनी आ गई गन की रिकॉइल वेलोसिटी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके चल, अब अगर चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे सोल्यूशन का। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर सवाल आता है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये लगाना होता है, इसको तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। और बस 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, भाई 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे पास, तो एक ऑब्जेक्ट का मास m1 हो जाएगा, दूसरे का मास m2 हो जाएगा। एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 हो जाएगी, दूसरे की u2 हो जाएगी। एक की फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी, दूसरे की v2 हो जाएगी। इतना तुमने कर लिया, फिर तुम क्या करोगे, बस जो भी वैल्यूज दी हुई है सवाल में तुम यहाँ पर रख दो और सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए।
एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन, आ जाओ। अ कार ए ऑफ मास 1500 किलो, कार ए है बेटा, उसका मास कितना दिया हुआ है, मान लो कि उसका मास है m1, कितना दिया हुआ है 1500 किलो, ठीक है। ट्रैवलिंग एट दिस मच स्पीड, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 25 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड कर जाती है दूसरी कार बी के साथ, दूसरी कार बी के साथ, ठीक है। उसका मास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सपोज कार बी का मास कितना है बेटा, m2 है, कितना 1000 किलो। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u2 कितनी है, तो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा सेम डायरेक्शन में वो जा रही थी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कार ए कितनी होगी, मतलब v1 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ दूसरे वाला जो कार है कार बी, उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v2 कितनी होगी। इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका बेटा यही होता है कि तुम दो ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास आते हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 ले लो, दूसरे का m2 ले लो, एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 ले लो, दूसरे की u2 ले लो, एक की फाइनल वेलोसिटी v1 ले लो, दूसरे की v2 ले लो, और सारी वैल्यूज उठा करके पुट कर दो। कार ए का मास m1 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 है। कार बी का मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है। अब क्या करोगे, तुम्हें क्या निकालना है, v2 निकालना है। लगाओ एक्सप्रेशन, कौन सा वाला, वही m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, और उठा करके सारी वैल्यूज पुट कर दो। m1 की कितनी वैल्यू है 1500, u1 की कितनी है 25, ठीक है। तो 1500 इंटू 25 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 1000 और u2 कितना है 15, तो 1000 प्लस 15 सॉरी इंटू 15, ये क्या हो गया बेटा आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब तुम निकालो क्या, टोटल फाइनल मोमेंटम, मतलब ये m1 v1, m1 कितना था 1500 और v1 कितनी है, v1 हो गई 20 प्लस m2 कितना है 1000 और v2 आपको निकालना है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो बेटा ये आपका हो जाएगा 37500, 1500 में 25 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 37500 प्लस 1000 में 15 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 15000 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 15000 में 20 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 15 इंटू 2 30 और ये 3 जीरो और आ जाएंगे 30,000, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस ये तो आपको निकालना ही है 1000 इंटू v2, अब इसको आप ऐड कर दो कितना आ जाएगा 1 2 3 5 1 0 0 5 12 4 5, तो 52500, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 52500 इज इक्वल्स टू इतना 30,000 प्लस 1000 v2। अब आप क्या करोगे, इसको यहां ले आओगे तो 52500 माइनस इतना इज इक्वल्स टू 1000 v2। अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करो बेटा, 1 2 3 4 3 5 2 2, तो 22500 इज इक्वल्स टू 1000 v2। अब क्या करोगे, 1000 को यहां ले आओगे तो 22500 बाय 1000 इज इक्वल्स टू v2 कितना आ जाएगा, नीचे के 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो से कट जाएंगे तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से 22.5 मीटर पर सेकेंड, यही आपसे पूछी गई थी। सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ पर हमको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। आप चाहो तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बस फॉर्मूला आपका यही लगेगा, कार ए की वेलोसिटी u1 हो गई, बी की u2 हो गई इनिशियल वाली, कार ए का मास m1 हो गया, कार बी का m2 हो गया, कार ए की फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई, कार बी की फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई। बस सारी वैल्यूज पुट करते जाओ, सॉल्व कर दो। एक बार अपन आंसर अपना क्रॉस चेक कर ले, कितना आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब एक और सवाल था,
वो अपन करेंगे बाद में, अगले सेशन में। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट